अ वेरी हैप्पी नवरात्रि एंड अ वेरी हैप्पी ईद मिलाद उन नबी। मेरे सारे स्टूडेंट्स को इन दोनों पर्वों की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारकबाद। आज के इस वीडियोस में मैं क्लास 7 के लिए चैप्टर 4 दैट इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट लेकर आया हूं। लेकिन उससे पहले बोर्ड पे लिखे हुए ये 4 क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो फिर ये वीडियोस को आगे बढ़ाकर देखने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं पर स्टॉप होकर एग्जिट हो जाइए और आप अपने दूसरे पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये चारों क्वेश्चंस में कोई एक क्वेश्चंस या चारों के चारों आपको नहीं आ रहे हैं तो इस वीडियोस को आपको देखने की ज़रूरत है और फिर आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर पाएंगे। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? अगर इस सवाल का जवाब आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं तो इस वीडियोस को पूरा देखिए। राइट 10 एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद देयर केमिकल फॉर्मूला। मतलब अगर आपको एसिड्स और बेसिस के 10 एग्जाम्पल्स मालूम है और उसके फॉर्मूलाज को बनाना आप जानते हैं, कैसे उसके फॉर्मूले को लिखा जाए, तो फिर आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ द टर्मेरिक इन द एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम? हल्दी का जो कलर होता है वो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में कैसा होता है, इस बारे में क्वेश्चंस पूछा गया है। और लास्ट में अल्कलीज क्या होता है, क्योंकि इस वीडियोस में लगभग इन चारों क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 7 के लिए, ये मैंने बताया है। तो अगर आप इन चारों क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं देन स्टॉप दैट वीडियो, और अगर नहीं जानते हैं देन प्रोसीड दैट वीडियो। जल्दी से ये क्वेश्चन नोट कीजिए और कमेंट करिए कि कितने बच्चे जानते हैं, और अपना नाम और जिस जगह से आप हैं उस जगह को यहाँ नोट करिए। ओके, hello everyone, a very warm welcome to all of you and welcome in our all-time favorite channel, our Science Padhe. And in this video we will talk about the chapters acid, bases and salt for the class 7. So without wasting your time, take out the pen and copies and start making the notes, because without pen and copies, if you're watching this video is none of your use. So first of all we will discuss about the acids. बच्चों ये जो एसिड है ना, ये एक लेटिन वर्ड से आया है, जिसका वर्ड है वो एसिडस और जिसका मीनिंग होता है सावर। सावर का मतलब खट्टा। आप खट्टी चीज़ें खा सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा नींबू खट्टा होता है, इमली खट्टी होती है, तो उनमें जो खट्टापन आ रहा है किसी केमिकल्स की वजह से आ रहा है। द लेमन इटसेल्फ इज नॉट एन एसिड, द लेमन इज अ फूड सब्सटेंस, और वी कैन से इट इज अ सब्सटेंस in which the taste sour it occurs because of the presence of the acids. It means अगर मुझे एसिड को डिफाइन करना हो तो मैं ये बोल सकता हूँ that acids are the chemical substance, acids are the chemical substance present in the substance that taste sour. जरा बता सकते हैं खट्टी चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? सावर मतलब खट्टा, स्पेलिंग चेक करना, SOUR। खट्टी चीज़ें कौन कौन सी होती हैं कमेंट करके बताइए, जैसे आप कौन कौन सी खट्टी चीज़ें खाते हैं। ओके, आगे करते हैं। ये जो एसिड जो केमिकल्स है, दीज आर द केमिकल सब्सटेंस। अगर मैं डिफाइन करूँ या बातें करूँ टाइप्स ऑफ एसिड्स की, बहुत तरह के टाइप्स होते हैं। मैं सबसे पहला बात कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। आपके बुक्स में दिया हुआ है इस तरह। इसको दो तरह से बांट सकते हैं। पहला है आपका मिनरल्स एसिड और दूसरा है बच्चों आपका ऑर्गेनिक एसिड। बच्चों एक खास बात ये होती है कि हर चीज को हम टेस्ट नहीं कर सकते, है ना। हर चीज को हम टेस्ट नहीं कर सकते। टेस्ट खाकर या चख कर हम ये अंदाज़ा लगा लें कि वो खट्टा है। कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, उनको हम खा नहीं सकते, तो उनके लिए हम टेस्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे? किसी सब्सटेंस की मदद से करेंगे, जिसके बारे में हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। अभी बात करते हैं मिनरल्स एसिड की। अगर मुझे मिनरल्स एसिड को डिफाइन करना है, बहुत ईजी, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको अभी याद करवा दूंगा। बच्चों मिनरल्स आपने बचपन से ही पढ़ा है। द रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, यानी वो जो मिनरल्स होते हैं वो सॉइल में ही, यानी ज़मीन के अर्थ क्रस्ट में ही प्रेजेंट रहते हैं।
तो मिनरल से प्राप्त होने वाले एसिड, जो एसिड मिनरल से मिलते हैं उनको मिनरल्स एसिड कहते हैं। और मिनरल्स कहाँ मिलता है? इट इज प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। सो इफ आई हैव टू डिफाइन द मिनरल्स एसिड, आई कैन से दोज एसिड्स which are prepared या obtained from minerals, और ये मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट are called minerals acid, ठीक है। और मिनरल्स एसिड का एग्जाम्पल्स, ये खास तौर से आपको ध्यान देना है बच्चों। इसका एग्जाम्पल में कौन कौन सा होगा और इसका फॉर्मूला HCl, H कैपिटल, C कैपिटल और L स्मॉल। इसका नाम है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड नेम HNO3 का नाम है बच्चों नाइट्रिक एसिड। द थर्ड वन H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। द फोर्थ वन H2SO3, देखो ध्यान देना, H2SO4 और H2SO3, द नेम इज सल्फ्यूरस एसिड। उसके बाद है 5 नंबर H2CO3, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। इसका क्या नाम है बच्चों? कार्बोनिक एसिड। जल्दी से इसको नोट करिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। कंप्लीटेड? तो देखो आपने कि मैंने किस तरह 5 एसिड्स के नाम लिख दिए, लेकिन बच्चों मैंने आपको कहा था एक क्वेश्चंस में कि क्या आप 10 एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं एसिड के। तो चलिए चेक करते हैं। मैं अभी बताता हूं कि कैसे आप 10 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एक बार मैं ऑर्गेनिक एसिड कंप्लीट कर लूं उसके बाद, ठीक है। ये हो गया मिनरल्स एसिड, मतलब ये सारे एसिड्स जो होते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर से जो मिनरल्स पाए जाते हैं उसके अंदर से निकाले जाते हैं या ऑब्टेन्ड होते हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट एसिड जो है वो क्या है? नेक्स्ट एसिड जो है बच्चों वो है हमारा ऑर्गेनिक एसिड। ये सोर्सेस के ऊपर बेस्ड होते हैं इसके क्लासिफिकेशन को लेकर। तो दूसरा जो एसिड्स करना है वो है हमारा ऑर्गेनिक एसिड। बच्चों जहां भी ऑर्गेनिक नाम आए हमेशा सोच लो प्लांट्स एंड एनिमल्स। कहीं भी ऑर्गेनिक नाम, ऑर्गेनिक मटेरियल्स कहीं भी आए आप समझ लो प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ऑर्गेनिक खेती है ना, एग्रीकल्चर, मतलब समझो कि जरूर वो एग्रीकल्चर प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर या उनके बाय प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऑर्गेनिक एसिड्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? दोज एसिड्स which are naturally occurring, अपने आप होता है ना, नेचर के द्वारा naturally occurring and are found in, कहाँ मिलता है? Found in plants and animals are called, they are called organic acids। बच्चों इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। क्लास 7 के बच्चों को ऑर्गेनिक एसिड से रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं। इसमें आपको बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इसमें जो 3 इंपॉर्टेंट नाम हैं वो आपको जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसके एग्जाम्पल्स पे ध्यान देना है कि हम इसके एग्जाम्पल्स को कैसे नोट कर सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का सिंबल होता है CH3COOH। और बच्चों ये एसिड का नाम है, ठीक है। और यहाँ पर इसको याद करना है इसके सोर्सेज, मतलब ये किस जगह से मिलता है ज़्यादातर या किस में पाया जाता है। याद रखो बच्चों जो एसिडिक एसिड होता है यह विनेगर में पाया जाता है। आपको मालूम है विनेगर, चाउमीन वाले कुछ डालते हैं वाइट तरह का जो खट्टापन लाने के लिए, है ना, उसको विनेगर कहते हैं। आप अपने घरों में ये भी देखते होंगे आपकी मम्मी जब पिकल्स डालती हैं, अचार, तो उसमें विनेगर को डाला जाता है ताकि वो काफ़ी ज़्यादा दिनों तक ठीक रह सके, प्रिजर्व रह सके, है ना। अचार को खराब होने से रोकने के लिए विनेगर का यूज़ किया जाता है। तो उसमें कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। दूसरा है बच्चों आपका फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है HCOOH, और ये जनरली हमें मिलता है रेड एंट्स में, लाल चींटियों में, तभी तो वो काटती है और आपको जलन महसूस होती है। और साथ ही स्टिंग ऑफ बीज एंड वैस्प, है ना, देखते हो मधुमक्खियाँ और जो मेल मधुमक्खी होते हैं ना, वैस्प मतलब देखते हो येलो कलर का जो रहता है, उनके स्टिंग में, उनके डंक में भी ये फॉर्मिक एसिड रहता है। और ये जो बीज होती हैं वो एक बार में बहुत ज़्यादा फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है, इसलिए आपको जलन ज़्यादा होती है। रेड एंट्स थोड़ा कम अमाउंट में करती है, इसलिए थोड़ी जलन कम होती है ना। देखिए कभी कभी आपका पैर जब रेड एंट्स के चींटियों के, लाल चींटियों के ऊपर पड़ जाता है
तो फिर आपको वहाँ पर जब वो काटती है तो हमें जलन महसूस होती है। हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हाँ वहीं उसका इलाज कर देते हैं ना, अपना इलाज नहीं करते जबकि उसी चींटियों का इलाज कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, वो भी एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। उसके बाद है बच्चों ऑक्जेलिक एसिड। हर चीज़ का अभी देखो, ये दो फॉर्मूला तो खास तौर से याद रखना, बाकी फॉर्मूला लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आप सिंपली उसके सोर्सेज के बारे में लिख सकते हैं। ऑक्जेलिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H2C2O4, है ना। कुछ कहीं कहीं पर आपको बुक्स वाले कुछ ऐसा भी दिखा सकते हैं, COH। देखो H कितना है, 2, H2 हो गया, ये बॉन्ड है, इसको बॉन्ड बोलते हैं। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, सिंपल जानना है। O कितना है, देखो 1 2 3 4, O 4 हो गया। H कितना है, 2 हो गया। C कितना है, 2, 1 2 हो गया। ये फॉर्मूला है आपका ऑक्जेलिक एसिड का, कहीं कहीं ऐसा लिखा होगा, कहीं कहीं ऐसा। आपको बिल्कुल नहीं जानना है ये, आपको सिर्फ ये दो फॉर्मूलाज जानना है कि एसिडिक एसिड और फॉर्मिक एसिड का क्या फॉर्मूला है। मिनरल्स एसिड में आपको सारा फॉर्मूला जानना है ये बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट देखो, ये कहाँ मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड कहाँ मिलता है, टोमेटोज में मिलता है बच्चों, टमाटर में, और साथ ही साथ गुआवा में, इन सब जगह पर हमें ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। सोर्सेज याद रखना, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, सोर्सेज पूछे जाते हैं। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है बच्चों, देखो ऑर्गेनिक का ही और क्या एग्जाम्पल हो सकता है। अब देखो मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ, है ना। उसके बाद देखो बच्चों साइट्रिक एसिड, आपने सुना होगा साइट्रस फ्रूट्स, साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड जो होता है बच्चों, ये आपके सावर फ्रूट्स में होते हैं। सावर फ्रूट्स खट्टे फल में होते हैं, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सब जगह पर ये मिलता है साइट्रिक एसिड, ठीक है। आज बोलते हैं ना, कोरोना के समय में हम लोगों को साइट्रिक फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए, है ना, ये ज़्यादा खाने चाहिए ताकि इससे इम्यूनिटी, जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, वो यूज़ करना चाहिए। 5 नंबर हमें मालूम है। नेक्स्ट वन है आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो होता है ना बच्चों, ये जनरली कर्ड में पाया जाता है, दही में, या फिर खट्टा दूध, सावर मिल्क। देखते हो कोई कोई दूध खराब हो जाता है, फट जाता है, तो वो थोड़ा खट्टापन लिए रहता है, तो ये आपका सावर मिल्क में लैक्टिक एसिड रहता है। उसके बाद बच्चों हो सकता है टैरटेरिक एसिड। टैरटेरिक एसिड ये जनरली होता है इमली में, टैमरिंड, देखते हो गुपचुप का पानी, गर्ल्स स्पेशली ये बहुत खाते हैं। टैरटेरिक एसिड उसमें होता है। देखो अब एक काम, देखो ध्यान दो कि अगर मैं ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करूं तो ये जितने भी एसिड्स हैं कहीं ना कहीं या तो मुझे प्लांट वाले चीज़ों से मिल रहे हैं या फिर एनिमल्स की चीज़ों से मिल रहे हैं। मतलब ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते, इनको हम कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें चोट भी लग गई, जैसे चींटियों ने काटा या बीज ने काटा, तो हम अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन बच्चों जब ये सारे एसिड्स जो होते हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग थोड़े होते हैं और ये हमें हानि पहुँचा सकते हैं। तो ये हो गए हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल्स। और इसके सोर्सेस के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑक्जेलिक एसिड किस जगह से मिलता है, या फिर व्हाट इज द सोर्स ऑफ द लैक्टिक एसिड, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द टैरटेरिक एसिड, एंड सो ऑन। ठीक है, एक नाम और जोड़ लो, 7 नंबर, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जनरली हमें एप्पल में मिलता है। एप्पल में थोड़ा खट्टापन जो लिए रहते हैं उसमें आपका मैलिक एसिड रहता है। सो दीज आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड एंड द मिनरल्स एसिड। ये जनरली हमारे सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सोर्स मतलब कहाँ से मिल रहा है। मिनरल्स एसिड मतलब मिनरल से मिलना, ऑर्गेनिक एसिड मतलब जब भी ऑर्गेनिक बोला जाए क्या सोचना है, प्लांट्स और एनिमल से। आपको ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखना है। देखो सिंपल है, ऑर्गेनिक एसिड में सिर्फ ये 2 फॉर्मूला ही याद रखना है, ठीक है। और इन सबके सोर्सेज के बारे में तो सारा याद रखना है, कौन सा एसिड कहाँ मिलता है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि कैसे मिटा दें। नोट कर लिया सभी लोगों ने, गुड। अब हम बात करेंगे कि सर और एसिड्स का नाम हम कैसे लिखें और कैसे इन सब चीज़ों के बारे में जानें। अगर आपको बोला जाए 10 एसिड का नाम लिखिए, अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं इसका मतलब ज़रूर आपको वो 4 क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चंस नहीं आता है। तो चेक करते हैं। देखो सिंपल सी बात है बच्चों, आपने एनायंस के बारे में चैप्टर 3 में पढ़ा है, हाउ टू राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला, क्रिस क्रॉस करके बनाना, है ना। तो एनायंस में आपने देखा होगा कि जो माइनस वाले होते हैं, जैसे Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, है ना। उसके बाद आप आ जाओ NO3 सिंगल माइनस, CO3 2 माइनस, PO4 3 माइनस, उसके बाद और क्या बच गया, SO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस, ठीक है। फिर आप आ जाओ CH3COO माइनस, HCOO माइनस। ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं, ये सब में अगर आप इन सब को H प्लस के साथ क्रिस क्रॉस कर दो सबको, तो जो फॉर्मूला बन के आएगा वो एसिड होगा। क्या नहीं कर सकते, एक्सेप्ट H प्लस में क्या नहीं जोड़ सकते, O2 माइनस ऑक्साइड आयन और OH माइनस, इन दोनों को मत जोड़ना। H प्लस में इन दोनों को मत जोड़ना, वरना वो दूसरी चीज़ बन जाएगा, वाटर बन जाएगा।
तो H प्लस Cl बन गया तो HCl हो गया, H प्लस Br हो गया HBr हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडाइड, HNO3 को नाइट्रिक एसिड, H2CO3 हो जाएगा, H3PO4 हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, H2SO3 हो जाएगा, CH3COOH हो जाएगा। H यहाँ लगता है ना, याद है ना? अगर आपने नहीं देखा है मेरा पहला वीडियो तो ज़रूर देखिए, टाइप करिए हाउ टू राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला बाय आवर साइंस पढ़ें, आपको वो मिल जाएगा, आप आराम से इसमें लिख सकते हैं। HCO माइनस H प्लस करेंगे, वो आप फॉर्मूला जो बनेगा वो लिख सकते हैं। तो ये तरीका है, एक ट्रिक है कि कैसे आप एसिड्स के बारे में जान सकते हैं। और आप मैक्सिमम एसिड जितना भी माइनस वाला अगर आपको याद है, एनायंस इसको बोलते हैं, इसके साथ कोई भी H प्लस लगा दीजिए, वो आपका एसिड बनकर तैयार हो जाएगा, उसका फॉर्मूलाज आपको मालूम चल जाएगा। क्लियर है, ईजी है, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं बेसिस की तरफ। ओके बच्चों, बेसिस में जाने से पहले अभी हम लोगों ने पहला सोर्सेस पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस। दूसरा करते हैं, एसिड को और भी हम एक दो तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। मिटा देता हूं मैं पूरा, मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये ज़रूर नोट कर लिया होगा, और इसके सारे एग्जाम्पल्स को बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि आप इन सबको नोट कर सकें, याद करके रखना है, ताकि नेक्स्ट वीडियोस जो मेरा सॉल्ट का आने वाला है उसमें ये एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, चलिए अब सेकंड जो है, मैं अभी भी टाइप्स ऑफ एसिड्स ही बता रहा हूं, अब उसमें मैं करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब उसकी ताकत, टूटने की ताकत कैसी है। तो जनरली बच्चों इसमें दो तरह के एसिड्स के बारे में हम बात करेंगे, आपको सिर्फ एग्जांपल याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और दूसरा है बच्चों आपको वीक एसिड। वीक एसिड्स, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, याद रखो एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं, ऑल मिनरल्स एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो अभी अभी जो मैंने मिनरल्स एसिड का जो डेफिनेशन दिया था वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। बताओ कौन कौन से, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, लेकिन उसमें एक लास्ट नाम था H2CO3, तो मैं यहां लिख रहा हूं एक्सेप्ट H2CO3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनेट से कौन सा एसिड बन गया बच्चों, कार्बोनिक एसिड। और ये जो एसिड होता है ये मिनरल एसिड तो है मगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक एसिड्स में आएगा। और वीक एसिड्स क्या होते हैं, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स प्लस सभी रहने दो, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, आर वीक एसिड्स। तो इसमें आपको मैंने सिर्फ 2 ही 3 फॉर्मूला बताया था, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, है ना, फिर क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, और एक नाम जो यहाँ से आता है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। और बच्चों इसका फॉर्मूला ज़रूर याद रखना, इसका है CH3COOH, इसका है HCOOH, और इसका है H2CO3। ये 3 नाम बहुत याद करके रखना है अच्छे से, ताकि आप सॉल्ट जब पढ़ें, जब मेरा सॉल्ट का वीडियो आएगा तो आप इन सबको समझने में बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स एक्चुअली में होता क्या है बच्चों, जब भी कोई एसिड्स को हम पानी के अंदर डालते हैं तो वो डिसोशिएट होता है जिससे वो बना है। जैसे अगर मैं पूछूं H2CO3 कैसे बना है, तो आप बोलेंगे ना सर H प्लस और CO3 2 माइनस, H प्लस के साथ CO3 लगा दीजिए, इसका 1 इसका 2, ऊपर का पावर यहाँ होता है, यहाँ क्रिस क्रॉस कर दीजिए, बन गया H2CO3। तो बच्चों जब इसको पानी में मैं डालूंगा तो फिर से ये इसी में टूटेगा, H प्लस प्लस CO3 2 माइनस, जो चीज़ से बना उसी में टूटा। इजी, जो चीज़ से बना उसी में टूटा। ठीक है, तो जब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसको, मान लो मैं इसका 1000 ग्राम लेता हूं, तो जो H प्लस टूट कर आया ये भी 1000 ग्राम ही रहेगा। मतलब जितना मैंने लिया उतना ही टूटने के बाद ये दोनों चीज़ें बनेंगी। लेकिन जब मैं वीक एसिड्स की बात करता हूं, जैसे मान लो मैंने लिया CH3COOH, तो ज़रा सोचो CH3COH कैसे बना होगा इसके हिसाब से। तो आप देखो CH3COO माइनस प्लस H प्लस, यहाँ भी H प्लस निकला, H प्लस के साथ CH3COO माइनस को जोड़ दो, यही बन जाएगा। तो पानी में जब मैं इसको डालूंगा फिर वैसे ही टूटेगा। लेकिन अगर मान लो मैंने कभी इसको 1000 ग्राम लिया, तो अब ये 1000 ग्राम नहीं, हो सकता है 900 ग्राम में ही रुक गया। अब देखो लिया तो मैंने 1000 ग्राम था, लेकिन टूटा कितना, 900 या 800 या और भी कम, मगर 1000 नहीं होगा, कुछ कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना अमाउंट मैं ले रहा हूं उतना नहीं टूट रहा है पानी में डालने के बाद, यानी डिसोशिएट नहीं हो रहा, मतलब वो उतना स्ट्रांग नहीं है, मतलब वो वीक एसिड्स है। क्लियर हो रहा है, टूटेगा इसी तरह भी, हमें देखने में नहीं है। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, मतलब अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें ये पता चलता है।
ऐसे अगर मैं बोर्ड पे दिखाऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि कौन से वीक होते हैं, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिक एसिड। और क्यों वीक? वीक कहने का मतलब क्या? क्यों हम ये बोलेंगे कि व्हेन इट डिसॉल्व्स इन वाटर इट डज नॉट गेट कंप्लीटली डिसोशिएटेड। वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता, कंप्लीटली टूटता नहीं है, इसीलिए वीक है। ये कंप्लीटली टूट जाता है, इसलिए यह स्ट्रांग है। इजी। HNO3 मिनरल एसिड है, स्ट्रांग होगा मतलब कंप्लीटली टूटेगा। फॉर्मिक एसिड वीक होगा, इसलिए वो कंप्लीटली नहीं टूटेगा, थोड़ा बहुत वो बचा रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इन एसिड्स। पानी का अमाउंट कितना है एसिड्स में, इसके ऊपर भी हम क्लासिफाई करते हैं, और इसके हिसाब से हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला है बच्चों कंसंट्रेटेड एसिड्स, और दूसरा है आपका डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड वेरी सिंपल, देख लो, मतलब एसिड के साथ पानी तो मिला ही मिला है। ठीक है, अगर अमाउंट ऑफ एसिड लेस हो, लेस अमाउंट, सॉरी यहां पर मैं ज्यादा कंसंट्रेट बात कर रहा हूं, मोर अमाउंट का एसिड होना चाहिए और लेस अमाउंट का आपका क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। उसी तरह डाइल्यूट एसिड्स की बात करें बच्चों, यहां भी एसिड और वाटर ही होता है, लेकिन इस बार ध्यान देना कि एसिड आपका लेस होगा और वाटर जो होगा ये आपका मोर होगा। मतलब अगर मुझे डिफाइन करना हो कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड डाइल्यूट एसिड, तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? दोज एसिड्स इन विच द अमाउंट ऑफ वाटर इज इन लेस अमाउंट इज नोन एज अ कंसंट्रेटेड, क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर से ही मैं इसको क्लासिफाई कर रहा हूँ। मतलब पानी का मात्रा जिसमें कम होता है जिस एसिड में, उसको हम कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं, और वाटर का अमाउंट जिसमें ज़्यादा होता है उसको हम डाइल्यूट एसिड्स बोलते हैं। सो अमाउंट ऑफ द वाटर इन विच इट इज़ मोर, इट इज़ नोन एज अ डाइल्यूट एसिड्स। क्लियर है? कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ वी कैन चेंज द कंसंट्रेटेड एसिड इनटू डाइल्यूट। मान लो आपको कंसंट्रेटेड एसिड दे दिया गया, आपको बोला गया उसको डाइल्यूट में चेंज करने के लिए, क्या करेंगे? तो आप सिंपल बोल सकते हैं सर कंसंट्रेटेड में तो पानी कम था और डाइल्यूट का मतलब है पानी ज़्यादा होना चाहिए, तो पानी मिला देंगे उसमें, बन गया। एग्जैक्टली सही है, लेकिन बच्चों जब पानी मिलाया जाता है तो उसमें कौन सा प्रिकॉशन ध्यान में लेना चाहिए, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाए। तो बच्चों क्वेश्चन ये है कि what precautions we should take in order to change the concentrated acid into dilute acid। मतलब कौन से प्रिकॉशन के ऊपर ध्यान देंगे? बिल्कुल सही है कि हम पानी मिला देंगे तो वो मेरा डाइल्यूट हो जाएगा, लेकिन क्या ध्यान देंगे, कौन सा प्रिकॉशन, किस बात पे हमें ज़्यादा फोकस रहना है? तो बच्चों देखो सिंपल सा, मैंने मान लो 2 टेस्ट ट्यूब लिया, मैं दोनों टेस्ट ट्यूब का एग्जाम्पल लेके आपको दिखा देता हूँ फटाफट। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ये मैंने 2 टेस्ट ट्यूब ले लिया, ध्यान से समझना बच्चों मैं क्या ले रहा हूँ इसके अंदर, ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से। मान लो इसके अंदर में सबसे पहली चीज़ों में मैंने लिया यहाँ पर कंसंट्रेटेड एसिड, जो भी कोई कंसंट्रेटेड एसिड है उसके अंदर मैंने इसको डाला, पानी तो मिलाना है। लेकिन दूसरे टेस्ट ट्यूब में मैंने ले लिया वाटर, जिसमें मैंने एसिड लिया होगा, उसके ऊपर से मुझे क्या मिलाना पड़ेगा, 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद 4 बूंद बना दिया मैंने, यानी ये सब क्या है, वाटर। मतलब वाटर में मिला रहा हूँ एसिड में। यहाँ पर मैंने पानी पहले लिया तो क्या मिलाना पड़ेगा इस बार 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद, ये क्या है आपका एसिड है। कैसा एसिड है बच्चों? कंसंट्रेटेड एसिड। बच्चों कहेंगे शॉर्ट में इसको कॉन्क भी लिखते हैं ना, कॉन्क भी लिखा रहेगा। आप जब कभी लैब में जाएंगे केमिस्ट्री लैब में तो आपको ऐसा नाम मिलेगा। अब ये दोनों ही, मान लो इसको मैंने A नंबर डाल दिया, इसको B नंबर। अब आपसे पूछा जाए कि मैं एक ही तरह इसको डाइल्यूट करूं या B की तरह डाइल्यूट करूं, कमेंट करके बताइए। अगर आपने पढ़ा है तो कमेंट करके बताइए, एक ही तरह डाइल्यूट करें या B की तरह डाइल्यूट करें। मतलब एसिड पहले लेंगे और उसके बाद पानी मिलाएंगे, या पहले पानी लें और उसके बाद एसिड मिलाएं? सर क्या फर्क पड़ता है, पानी तो मिलाना ही है ना, कैसे भी मिला दें। ऐसा नहीं है। जब हम साइंटिफिक रीजंस की बात करते हैं और जब हम केमिस्ट्री को अपने हिसाब से या साइंटिफिक व्यू से समझने की कोशिश करते हैं तो इन दोनों में थोड़ा फर्क नजर आ जाता है। चेक करते हैं क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहली चीज ये होती है कि एडिंग
of acid in water is highly exothermic reaction। मतलब एसिड का पानी में मिलना एक बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इट मीन्स अ हाई मत लिखो, लार्ज लिखो। अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट होता है हीट का प्रोड्यूस्ड होने के लिए, ये प्रोड्यूस्ड होता है। तो बच्चों समझो, यहां पे मैंने एसिड को पहले लिया और धीरे से उसमें पानी मिलाया, तो क्या होता है, अब आप देखो जरा स्लो मोशन में क्या होता है। जैसे ही मैं इसके एक बूंद, पानी की एक बूंद यहां पर अंदर आया, ये सारे के सारे एसिड मिलकर उस पर अटैक करना शुरू कर देंगे डाइल्यूट होने के लिए। और इनका कम्बिनेशन, एडिंग ऑफ एसिड इन वाटर, एसिड का कम्बिनेशन पानी के साथ हमेशा हीट प्रोड्यूस करने वाला होता है। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट निकलता है। ये रिएक्शन याद रखना। कोई पूछे व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आप बोलेंगे द रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड। वो रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो बच्चों जैसे ही मैंने एक बूंद पानी अंदर डाला, बाद में पानी आएगा, जैसे ही डाला वो सारा का सारा एसिड उसमें रिएक्ट करने की कोशिश करेगा और एज अ रिजल्ट अ हाई अमाउंट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस्ड, अ लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। और वो हीट इतना ज़्यादा होता है कि वो इस एसिड को, ये जो अंदर में एसिड है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। और क्या होगा, द मिक्सचर विल स्प्लैश आउट। मिक्सचर क्या होगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, चाहे वो इसको तोड़ के निकले टेस्ट ट्यूब को या किसी भी तरह। और जो आदमी इस टेस्ट ट्यूब को पकड़ा होगा, ऑब्जर्वर जो होगा, जो टीचर्स होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, उनको वो नुकसान कर सकता है। इसीलिए कभी भी एसिड को पहले लेकर पानी नहीं मिलाना। दूसरी तरफ में देखते हैं, मान लो मैंने पहले वाटर ले लिया और उसके बाद एसिड को डाला। जरा देखते हैं स्लो मोशन में क्या होता है। अब एक बूंद एसिड की पहले गई, जैसे ही ये एसिड पानी में गया, सारा का सारा पानी मिलाकर इसको रिएक्ट करने की कोशिश करेगा और जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा इट गेट एब्जॉर्ब इन दिस वाटर। जो हीट निकल रहा है वो सारा हीट इस पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। यहां पर एसिड एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, यहां पर पानी ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया और इसके चलते जो मिक्सचर होता है वो बाहर की तरफ नहीं निकल पाता। तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, कौन सा प्रिकॉशन, वी शुड टेक वाटर फर्स्ट इन द टेस्ट ट्यूब एंड देन एसिड इज एडेड स्लोली। Because if the water is added in the acid, if the acid is taken first and then water is added, the mixture will splash out and cause the harmful effect on the observer. क्या करेंगे, क्या लिखें इसमें, what precaution we will take, इसमें लिखेंगे the acid, या ऐसे लिखो, the water should be taken first, the water should be taken first and then the acid is added, and then acid is added slowly drop wise करके इसमें मिलाना है। ठीक है। if the acid is taken first, अगर मैं एसिड पहले लेता हूं, if acid is taken first and then water is added, then the amount of heat produced cannot get absorbed by acid and hence the mixture will splash out। कहां लिख दें इसको, यहां लिख देते हैं, ध्यान देना, नीचे के बाद ऊपर, and then the mixture of acid and water, not base, acid and water will splash out मतलब बाहर निकल जाएगा, causing, क्या करेगा, harmful effect on observer। जो देखने वाले हैं उसको वो harmful effect प्रोड्यूस कर सकता है। और दूसरी तरफ में इसमें जो हीट निकलेगा इट गेट एब्जॉर्ब बाय द वाटर एंड हेंस नो सच इफेक्ट कैन बी कॉज्ड। इस तरह कोई इफेक्ट इसको कॉज नहीं हो पाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने ये प्रिकॉशन समझ लिया कि किसको पहले ऐड करना है, यानी सबसे पहले आप पानी लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे एसिड को ऐड करेंगे। और दूसरे केसेस में क्या किया आपने, दूसरे केसेस में अगर आपने एसिड को पहले लिया और वाटर को ऐड किया तो ये केसेस में आपका मिक्सचर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा और वो बाहर निकल जाएगा। जल्दी से इस आंसर्स को नोट कीजिए और चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके,
नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो है हमारा बेसिस, और बेसिस को लेकर हम कुछ बात करेंगे और नोट कर लीजिए इसे। यानी बेसिस भी केमिकल्स है। बेसिस आर द केमिकल्स, बेसिस आर द केमिकल्स दैट टेस्ट bitter and have a soapy feel। एकदम सही। बिटर का मतलब होता है आपका कड़वापन। तो कड़वा मतलब बताइए, कमेंट करिए, कड़वा क्या होता है? बिटर मतलब कड़वा क्या हो सकता है? दवाइयाँ कड़वी होती हैं, है ना, किसी की बातें कड़वी होती हैं, टीचर्स कुछ बोल दे तो वो सब कड़वा लगता है ना? बिल्कुल नहीं, टेस्ट होना चाहिए, बिटर टेस्ट। यानी कड़वा जो चीज़ खाने में लग रहा है, टेस्ट करने में लग रहा है, उसमें आपका बेस है। और उसका सोपी फील, साबुन जैसा फील होता है। सर साबुन भी साबुन जैसा होता है? एग्जैक्टली, साबुन भी साबुन जैसा होता है। इसका मतलब साबुन में बेस है। एग्जैक्टली, ठीक है। और दूसरा, सर टूथपेस्ट में भी झाग निकलता है, वो भी साबुन जैसा होता है? बिल्कुल सही, यानी टूथपेस्ट में भी बेस है। आज के बाद मत कहना कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। टूथपेस्ट में नमक नहीं, टूथपेस्ट में क्या होता है? बेस। ये नहीं कि कोई ऐड लेकर आए और आपको बोल दे कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है तो पापा प्रियंका चोपड़ा चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आपको ये मालूम होना चाहिए कि बेसिस जो होते हैं बच्चों, वो आपके टूथपेस्ट के अंदर प्रेजेंट है। इसके बारे में और भी हम जानकारी करेंगे जब हम सॉल्ट का वीडियोस को स्टडी करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो सोपी फील जैसा होता है, साबुन जैसा झाग भी प्रोड्यूस करता है, यानी उसके अंदर बेस है। तो आपका पहला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? बिल्कुल नहीं, यानी आपके टूथपेस्ट में आज के बाद क्या है? बेस प्रेजेंट है। चलो अब इसका कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बच्चों। इसके एग्जाम्पल्स को मैं दो तरह से क्लासिफाइड करके रखा हूं। सबसे पहला है आपका स्ट्रॉन्ग बेसिस, और जिसमें आपको सिर्फ नाम याद रखना है NaOH और KOH। इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका नाम होता है बच्चों आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों ही आपके स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। बाकी कोई भी बेस आए वो सब आपके वीक बेस में ही आते हैं। वीक बेस बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस का एग्जांपल नोट करना। तो वीक बेस में आप क्या लिख सकते हो? बहुत सारे एग्जांपल, जैसे ZnOH2, MgOH2। फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों को छोड़कर कुछ भी आ जाए, NH4OH, ठीक है। और भी कुछ आप जोड़ सकते हैं, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कोई भी अगर आप आ जाए तो आप आराम से इसको वीक बेस में डाल सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस सेम उसी तरह जैसे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल मैंने दिया था, यानी जब भी इसको पानी में डालें तो यह 100% डिसोशिएट होगा जिस चीज से यह बना है। किससे बना है? NaOH किससे बना? देखो तो Na से बना है और OH से बना है ना। यानी अब उससे पहले हम सीख तो लें कि क्या हम 10 बेस का नाम और केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जिस तरह एसिड में आपको H+ की जरूरत पड़ती थी किसी भी एनायंस के साथ, उसी तरह इस बेस को बनाने के लिए OH- की जरूरत है। मैं यहां फिर से लिख दे रहा हूं, OH- की जरूरत है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। और किसी भी कैटायंस के साथ अगर आप इसको जोड़ दें जैसे Na+, K+, उसके बाद Ca2+, Mg2+, Zn2+, Ba2+, Al3+, NH4 सिंगल प्लस, किसी भी प्लस वाले के साथ आप OH- जोड़ दें, ठीक है। सिर्फ किसके साथ नहीं जोड़ना है? H+ के साथ नहीं जोड़ना है, अदरवाइज वो वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जब जितना भी प्लस के साथ अगर आप ये जोड़ रहे हैं तो आपका ये फॉर्मूला जो बनेगा Na+OH, NaOH, K+OH, KOH, CaOH2, MgOH2, ZnOH2, BaOH2, AlOH3, NH4OH, ये जितने भी आप नाम देख रहे हैं ये सब आपके बेसिस के नाम हैं और आप आसानी से बेसिस के नाम को कंप्लीट कर सकते हैं। ये जरूर चेक करना यहां पर क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर हो रहा है? आप और भी नाम जोड़ सकते हैं जैसे Cu2+, Cu+, है ना। ये सब भी नाम आप ऐड कर सकते हैं ताकि आप उसके पूरे को कंप्लीट कर सकें। तो 10 एग्जाम्पल्स आपको आराम से हो जाएंगे।
ठीक है, ये आपको बेस बनाना है। बेस के लिए OH माइनस को माइनस है इसके ऊपर, तो कोई भी प्लस वाले के साथ, कौन सा प्लस नहीं होना चाहिए, H प्लस। उसी तरह एसिड बनाने के लिए H प्लस का यूज करते थे, किसी भी माइनस वाले के साथ। कोई भी कौन सा नहीं होना चाहिए, O2 माइनस एंड OH माइनस, वो नहीं होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का एग्जाम्पल्स। अब जो बच्चों बेसिस होता है उसमें एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है कि बच्चों जो बेस हैं उसमें कुछ बेस ऐसे होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, और उसी को हम कहते हैं अल्कलीज। अल्कलीज मतलब इन सब जो ये जो मैंने एग्जाम्पल दिए, ये सब जो एग्जाम्पल्स आपका बनेगा, इसमें कुछ बेस ऐसे हैं जो पानी में घुलेंगे। मतलब सारा बेस, ये जितना भी बेस है उसमें कुछ पानी में घुलेंगे, कुछ नहीं घुलेंगे। तो जो पानी में घुलेगा वो अल्कलीज हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं, those bases which are soluble in water are called alkalis। और एग्जाम्पल ध्यान देना बच्चों, जो स्ट्रॉन्ग बेस है यही बेस सिर्फ पानी में घुलते हैं कंप्लीटली, NaOH एंड KOH। यानी अल्कलीज का कोई एग्जाम्पल दो पूछे तो NaOH एंड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉपीज में नोट करते चलिए, अपने नोट्स बनाते चलिए। और इसका नाम क्या हो गया बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों ही आपके अल्कलीज हैं, यानी ये दोनों पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं। इसीलिए आपका एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये है, सेक्शन ई का, आपके टेक्स्ट बुक का सेक्शन ई का पहला क्वेश्चन यही है। क्या है क्वेश्चन, ऑल अल्कलीज आर बेसिस, ऑल अल्कलीज आर बेसिस, but all bases are not alkalis, all bases are not alkalis, justify the statement। याद आ रहा है, जरा देखो तो किताब में है कि नहीं, justify the statement, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई। तो आप क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, अल्कलीज, ऑल अल्कलीज आर बेसिस, यानी जितने भी अल्कलीज हैं वो सब बेस हैं, सही है, NaOH KOH बेस भी है। लेकिन जितने भी बेस हैं ये सारे बेस क्या अल्कलीज हैं, नहीं है। क्यों नहीं है, जस्टिफाई करूं, बिकॉज दे ऑल आर नॉट डिसॉल्व इन वाटर, यानी वो सारे पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते, एंड दैट्स वाई दे आर नॉट ऑल अल्कलीज, और ऑल बेसिस दे आर नॉट द अल्कलीज। ऑल अल्कलीज आर बेसिस, जितने भी अल्कलीज है वो बेस के एग्जाम्पल में आते हैं, लेकिन सारे बेस के एग्जाम्पल अल्कलीज में नहीं आते, क्योंकि सारे बेसिस पानी में डिसॉल्व कंप्लीटली नहीं होते, एंड दैट्स वाई दे आर नॉट नोन एज एन अल्कलीज। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो, इतना करने के बाद आपको एक खास बात समझना है कि अभी ये जितना भी देर का वीडियोस हुआ या जितने भी देर की आपने पढ़ाई की, इसमें याद क्या रखना है, सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं। बाकी सारी चीज़ें तो आपको पढ़ते पढ़ते और वीडियोस देखते देखते ही याद हो गई है। अगर नहीं हुई तो मेरा एक ही क्वेश्चन, क्या आपका साबुन स्लो है? यानी थोड़ा सा आप अपने दिमाग को भी थोड़ा प्रेशराइज करो, थोड़ा बढ़ाओ, खेल खेल में पढ़ना है हम लोगों को। उसके बाद क्या है, 4 चीज के बारे में आपको फोकस रहना है। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जिसको मैं SA करके लिख रहा हूं। फिर मैं बता रहा हूं स्ट्रॉन्ग बेसिस, जिसको मैं SB करके लिख रहा हूं, SA मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स। उसके बाद आते हैं वीक एसिड्स, वीक एसिड्स को मैं लिख रहा हूं WA करके, और फिर मैं लिख रहा हूं वीक बेसिस, इसको मैं लिख रहा हूं WB। ये चीज याद होनी चाहिए आपको। चेक करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, मैंने कहा था सारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब HCl डाल दो, H2SO4 डाल दो, HNO3 डाल दो, H2SO3 डाल दो, H3PO4 डाल दो। लेकिन एक एसिड और था H2CO3, जो कि किस में आएगा, वीक एसिड में, यानी पहला नाम कार्बोनिक एसिड का डाल दो वीक एसिड में। उसके बाद 2 ही एग्जाम्पल मैंने दिए थे ताकि आपके फॉर्मूलाज को याद रख सके, ज़्यादा नहीं, 7 क्लास में ज़्यादा नहीं करना है, इसलिए मैंने सिर्फ ये 3 नाम दिए, 3 इसके एग्जाम्पल। स्ट्रॉन्ग बेस में सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल है, NaOH एंड KOH। बाकी जो भी बेस बचेंगे वो सब आपके वीक बेसिस में। चेक कर लो क्या क्या हो सकता है, ZnOH2 हो सकता है, Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। बच्चों यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ना इनो में भी प्रेजेंट है, इनो में। काम शुरू करें, 6 सेकंड में बात करेंगे सॉल्ट चैप्टर में, सॉल्ट वाले वीडियोस में। उसके बाद आते हैं CuOH2, ये सारी चीज़ें आपके वीक बेसिस में। मतलब अगर आपने ये पूरा वीडियोस देखा तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, और ये अपने घर के दरवाजे के ऊपर, अपने किचन में, अपने स्टडी टेबल के ऊपर चिपका के रख लीजिए और ये याद रखिए। क्योंकि अगर आप ये याद नहीं रखते हैं
तो आप सॉल्ट चैप्टर्स का जो वीडियो होगा या सॉल्ट टॉपिक का जो वीडियोस होगा वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों, लास्ट टॉपिक है जो कि है मेरा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हर एसिड या हर बेस को मैं टेस्ट नहीं कर सकता, यानी जिस चीज को मैं टेस्ट नहीं कर सकता, खाकर या चख कर नहीं देख सकता, उसको मुझे टेस्ट करनी पड़ती है ना। जैसे आपका ब्लड टेस्ट होता है, उसी तरह एसिड एंड बेस का भी टेस्ट होता है। और उन टेस्ट को करने के लिए जो सब्सटेंस हम लेते हैं उनको इंडिकेटर्स कहते हैं। मतलब इंडिकेटर्स कुछ खास नहीं है, कुछ सब्सटेंस होते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं, दीज आर द सब्सटेंस दैट शोज, क्या करते हैं ये, शोज डिफरेंट कलर्स। कलर अलग अलग होता है इसका, डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। डिफरेंट एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, मतलब एसिड और बेसिक मीडियम में अगर आपको एसिड दे दिया जाए या बेस दे दिया जाए और उस सब्सटेंस को मैं उसके अंदर डुबाऊं या मिला दूं तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, है ना। और ये जो कलर चेंज होता है उसी को बोलते हैं इंडिकेटर्स। यानी इंडिकेटर्स जो होते हैं कोई सब्सटेंस होते हैं। कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, तो देखो बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंडिकेटर्स, टेबल बना दे रहा हूँ ताकि सारे इंडिकेटर्स एक बार में आपके कंप्लीट हो जाए। दूसरा मैं कर रहा हूँ एसिड्स और तीसरा मैं कर रहा हूँ बेसिस। सबसे पहला इंडिकेटर्स मैं लिख रहा हूँ लिटमस पेपर। लिटमस पेपर खुद न्यूट्रल कंडीशन में वॉयलेट रंग का होता है। अब देखो जब हम एसिड्स की बात करते हैं तो यहाँ क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर का हम यूज करते हैं। ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस इनटू रेड, यानी लिटमस पेपर को अगर हम एसिड के टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और एसिड के अंदर टच करेंगे तो वो कलर हो जाएगा रेड। चेक करना बच्चों, लिटमस पेपर कौन सा होना चाहिए, ब्लू रंग का। अगर रेड रंग का लिटमस पेपर आप इसके अंदर डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, नो टेस्ट। उसका यूज होगा यहां पर, यानी रेड लिटमस पेपर चेंजेस इनटू ब्लू। तो लिटमस पेपर खुद इंडिकेटर हो गया। अगर उसको एसिड में डुबाएंगे, कौन सा, लिटमस पेपर का कलर है ब्लू, लेकिन एसिड मीडियम में इसका कलर क्या हो गया, रेड। क्वेश्चन अगर आता है व्हाट इज द कलर ऑफ द लिटमस पेपर इन द एसिडिक मीडियम, तो रेड बोलेंगे। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए विच लिटमस पेपर इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग द एसिडिक सॉल्यूशन, तो आप बोलेंगे ब्लू लिटमस पेपर। यानी ये ब्लू लिटमस पेपर का कलर है, और वो लिटमस पेपर एसिड में डालने के बाद कौन से कलर में चेंज होगा, रेड कलर में चेंज होगा। ठीक है, लिटमस पेपर बच्चों जो होता है वो आपका नेचुरल इंडिकेटर होता है, ये याद रखना, जो कि किस चीज का बना है मालूम है, लाइकेन। याद करो, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था लाइकेन। लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एसिड्स एंड बिटवीन एल्गीज एंड फंगा या फंगस, है ना। एल्गी और फंगस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है ना, जिसमें एक दूसरे के ऊपर दोनों एक म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंट होते हैं। बायोलॉजी में पहला चैप्टर आपने पढ़ा था, उसको लाइकेन, उसी से हमारा लिटमस पेपर तैयार होता है। दूसरी बात करते हैं, और नेचुरल इंडिकेटर में क्या आता है बच्चों, देखो इसको मैं टेस्ट करके, आप जब का स्कूल आपका खुलेगा तो आपके टीचर्स आपको करके दिखाएंगे। दूसरा देखो बच्चों होता है आपका टर्मेरिक, हल्दी। ये मेरे घर में है इसलिए मैं आपको करके अभी दिखा दूंगा। ये आपका एसिड मीडियम में क्या है और बेस मीडियम में क्या है। तो एसिड मीडियम में टर्मेरिक येलो का येलो ही रहता है, और बेस मीडियम में बच्चों इसका रेड कलर चेंज हो जाता है। चेक कर लो, मैंने यहाँ लेकर रखा हुआ है, मैं आपको तुरंत दिखा दूंगा ताकि इसमें ये क्या हो सकता है। देखो तो बच्चों, ये है आपका येलो कलर, दैट इज टर्मेरिक। ठीक है, और ये मैंने लिया है बच्चों डिटर्जेंट सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, चलो इसके बाद में ही मैं देखता हूं, और मैं 2-3 चीज ला रहा हूं ताकि। और ये जो बच्चों है एक सेकेंड वाला, ये है लेमन जूस। आप देख सकते हैं मैंने एक बॉल्स में लिया है, ये डिटर्जेंट को लिया है, सोप सॉल्यूशन, अभी मैंने बताया साबुन अगर सोपी फील होता है मतलब बेस है। ये लेमन है, लेमन में कौन सा एसिड, कमेंट करिए, साइट्रिक एसिड। अब इसको मैं टेस्ट करता हूँ, यानी एक एसिड है और ये मेरा बेस है। इसमें मैं क्या करूँगा, ये हल्दी को दोनों में डाल के देखते हैं कि दोनों में क्या होगा। तो फर्स्ट वाले केसेस में चेक करते हैं और सेकंड वाले केसेस में चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वाले केसेस में मैंने यहाँ पर हल्दी को डाला। अब चेक करो, जैसा येलो कलर है उसी तरह का ही रह गया, जैसे ये येलो था वैसे ही ये येलो रह गया। ये एसिड मीडियम था। अभी देखो मैंने इस ग्लास में आपका डिटर्जेंट लिया, थोड़ा सा मैं इसको घोल ले रहा हूँ ताकि थोड़ा अच्छा सॉल्यूशन आए। और ये आपका, ये देखो ग्लास में मैंने आपका साबुन का लिया है या डिटर्जेंट लिया है, दोनों बेस होता है, साबुन भी। और इसके अंदर मैं इस हल्दी को डालता हूँ।
टर्मेरिक का सॉल्यूशन को। नाउ यू कैन सी द चेंज इन कलर, चेंज इन कलर नजर आया सबको? कितना अच्छा रेड कलर बन गया है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा रेड कलर, एक येलो और एक रेड। मतलब ये एसिड में, अगर मैं हल्दी को एसिड में डालता हूँ तो येलो का येलो ही रहेगा, लेकिन जैसे ही बेस में डालता हूँ ये आपका रेड कलर हो गया और ये आपका येलो का येलो ही रह गया। तो ये चीज़ आप अपने घर में भी कर सकते हैं। नींबू का जूस निकाल लीजिए, थोड़ा पानी मिला लीजिए, थोड़ा सा आप एक डिटर्जेंट ले लीजिए किसी सॉल्यूशन में, और फिर वो आप अपना दोनों के अंदर आप हल्दी के सॉल्यूशन को डालिए और चेक कर लीजिए कि एसिड में डालने पर उसका कलर क्या होता है और बेस के डालने पर उसका कलर क्या होता है। बच्चों ये भी आपका नेचुरल है, हल्दी आपका नेचुरली प्लांट से मिलता है। तीसरा, थर्ड जो आपको करना है वो आपका नाम है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसको हम बोलेंगे फेनोल्फथैलिन, फेनोल्फथैलिन। याद रखना बच्चों, इसको पढ़ेंगे कैसे? फेनोल्फथैलिन। फेनोल्फथैलिन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है कलरलेस, मतलब कोई कलर ही नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसको बेस में यानी साबुन में डालेंगे तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। और इसी पाउडर का यूज सीबीआई करती है जब किसी चोर को रिश्वत लेते हुए पकड़ना पड़ता है। देखते हैं, वो अपने पैसे कुछ देती है, उस पैसों के ऊपर में फेनोल्फथैलिन का पाउडर लगा के रखते हैं, और जब कोई आदमी रिश्वत लेता है तो उसके अपने हाथों से लेगा, उसके हाथों में वो पाउडर आ जाएंगे, तुरंत उसके सीबीआई के ऑफिसर पहुंच जाते हैं और क्या करते हैं, उनके हाथों को वॉश करवाते हैं। किससे? साबुन से। दूसरा आदमी खुश कि चलो मेरे हाथ में जो कुछ लगा होगा वो सब साफ हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो पानी से या साबुन से हाथ धोता है उसका कलर, उसके हाथों में पिंक कलर आ जाता है, क्योंकि वो फेनोल्फथैलिन पाउडर के साथ रिएक्ट कर जाता है। और इसी तरह चोर रंगे हाथों पकड़ा जाता है। यानी जो चीज़ आप मुहावरे में करते हैं कि चोर रंगे हाथों पकड़ा गया, हम साइंस में उसको प्रूव करके दिखाते हैं कि कैसे वो रंगे हाथों पकड़ा गया। ठीक है। और नेक्स्ट बच्चों एक और आता है हिबिस्कस। हिबिस्कस समझते हैं आप लोग? हिबिस्कस है चाइना रोज, मतलब अड़हुल का फूल। अभी अभी नवरात्रि में बहुत सारे लोग इन फूलों से पूजा करते हैं। हिबिस्कस का जो कलर होता है एसिडिक मीडियम में, ये जनरली होता है लाइट पिंक, लाइट पिंक कलर, कहीं कहीं पे रेड या मैजेंटा भी लिखा रहेगा, और बेस में होता है ग्रीन। आप इसको घर में भी कर सकते हैं। जवा फूल जिसको बोलते हैं ना, रेड रंग का जो फूल आता है, उसको थोड़ा क्रश कर लो, उसका जूस निकाल लो 2 बर्तन में, एक में आप नींबू डालो और एक में आप सोप सॉल्यूशन डालो। आप चेक करना, एक में लाइट पिंक आएगा और एक में ग्रीन। बेस मतलब साबुन वाला चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों 5th वन है, ये आपका है मिथाइल ऑरेंज। अब चेक करो ऑरेंज कलर किससे किससे बनता है? रेड से एंड येलो से। मतलब रेड खतरा है, इसीलिए इसको हम डाल दिए एसिड में और येलो कलर बेस में। ये मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथैलिन आपको केमिस्ट्री लैब में मिलेंगे। जब आप स्कूल्स में जाएंगे तो आपके टीचर्स आपको करके दिखाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है सबको? सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिकेटर्स। यानी ये सब इंडिकेटर्स हैं जो अलग अलग मीडियम में, एसिड में, बेस में अलग अलग तरह के कलर्स को दिखाते हैं, और इसके चलते वो इंडिकेटर्स कहलाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसिड, बेसिस एंड इंडिकेटर्स। जो मैंने याद करने बोला है वो आप याद करिए, और नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि सॉल्ट के बारे में हम कैसे जानेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, स्टे सेफ एंड बी हेल्दी, कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।